नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले हमने कुछ वीडियो में हमने जाना कि इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन हमें यूपी पुलिस के हिसाब से सही हैं, सटीक तरीके से करने का काम किया। उसी के दौरान हम आगे जो नई सीरीज लाए हैं, नई प्रैक्टिस सेट लाए हैं, उसी में आज हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे कि इतिहास में कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने पढ़ा है और जिन्हें हमने नहीं पढ़ा है, तो उन्हीं के बारे में हम जानने का काम करेंगे। जिसमें हमने पिछली बार देखा कि कुछ इतिहास के जो चैप्टर थे हमने उन्हें क्लियर किया है, जिस प्रकार मुगल सम्राट या गुलाम वंश हुआ, तो उसी के दौरान हमने सारे चैप्टरों को क्लियर करने का काम किया है। उसी के दौरान हम आगे देखेंगे जो हमारा लेक्चर 10 है या प्रैक्टिस सेट 10 बोलेंगे, उसी के दौरान हम देखेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन है जो बेहतरीन तरीके से हम यूपी पुलिस के जो दृश्य से जो संभव हो सके आएंगे। तो आगे देखिए जो क्वेश्चन है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके स्तर की कोशिकाओं, स्तर यानी जो लेयर है, इनिंग लेयर, जो सेल्स की इनिंग लेयर है, उसके लिए एक लेयर होती है, तो उसमें से जो स्रावित होती है, कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कहाँ से स्रावित होता है? इलियम से, कोलोन से, पेट से या ओरियल कैविटी से। वो कौन जो HCl है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो हम बताने का काम करेंगे। जो HCl है वो कहाँ से स्रावित होता है? पेट से, पेट से उसका स्रावित होने का काम करता है। किस मुगल सम्राट ने निश्चित दिनों में जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा? ऐसा कौन सा सम्राट था, मुगल सम्राट था, जिसने अनिश्चित काल के लिए जानवरों की मृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिया, जानवरों को नहीं मार सकते, तो उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया? वो कौन सा सम्राट था? दारा शिकोह था, जहांगीर था, शाहजहां था या अकबर था? जो जिसने कुछ निश्चित दिनों के लिए केवल जानवरों की हत्या पर रोक लगा दिया, तो वो कौन सा था? दारा शिकोह था, जहांगीर था या शाहजहां था या अकबर था? तो बात करें जहांगीर की, दारा शिकोह की, दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का पुत्र कौन था? दारा शिकोह, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है सिंहासन पाने के लिए। तो उसमें जो शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह उस गद्दी पर बैठे, लेकिन जो औरंगजेब है वो उस पर हथियार लेता है दारा शिकोह को मारकर। लेकिन जो जहांगीर की बात करें, न्याय की घंटी किसने स्थापित की अपने शासनकाल में? तो जहांगीर ने स्थापित की। अगर वास्तुकला का स्थापित जो स्वर्ण काल है, वास्तुकला का शासनकाल, स्वर्ण जो शासनकाल है, स्वर्ण काल कौन से किसके काल को कहा जाता है? जो शाहजहां के काल को स्वर्ण का शासनकाल कहा जाता है, वास्तुकला का शासनकाल। और चित्रकला का, इसके काल को जो कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसी को कहा जाता है? जहांगीर का काल। लेकिन क्या पूछा है? उसने निश्चित दिनों के लिए जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो कौन था? अकबर के द्वारा जो था वो उसने कुछ निश्चित दिनों के लिए जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया कि जानवरों को आप नहीं मार सकते, जानवरों को नहीं मार सकते। किस राजा को सलोकतर पथनाथ के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा राजा था जिसे सलोकतर पत्थर के नाम से जाना जाता है? अशोक था, पुलकेशी द्वितीय था, हर्ष था या कनिष्क था? वो कौन सा शासक था जिसको पुलकेशी द्वितीय या सलोकतर नाम से जाना जाता है? तो कौन था? कनिष्क था, अशोक था, पुलकेशी द्वितीय था या हर्ष था? बात करें जो सलोकनाथ के नाम से जाना जाता है वो था हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक था, वर्धन वंश का शासक था। इसका शासनकाल बात करें 606 से 647 AD तक इसने शासन किया, जिसकी जो शासनकाल के दौरान है, जो शासनकाल इसका काल है वो कितने वर्ष का है? 41 वर्षों का, 41 वर्षों का शासनकाल है इसका। हर्षवर्धन की बात, अगर अशोक की बात करें, अशोक सर्वप्रथम जो शिलालेखों को लिखवाने का जो काम करता है वो कौन करता है? अशोक के द्वारा सर्वप्रथम शिलालेखों का लिखवाने का काम किसके द्वारा होता है? अशोक के काल। अगर कनिष्क की बात करें, जिसने 78 AD में सक्षमवत स्टार्ट किया। सक्षमवत किसने स्टार्ट किया? कनिष्क के द्वारा। हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र है, हर्षवर्धन किसका पुत्र? प्रभाकर वर्धन का, प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन है? हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 वर्ष, और इसने 41 वर्षों का शासनकाल पूरा किया। और कनिष्क जिसने 78 AD में सक्षमवत
सक्समवत चलाया किसके द्वारा चला गया? हरकनिश के द्वारा। कृषि सिंचाई के लिए भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो कृषि सिंचाई है उसके लिए सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, अपर बारी दोआब नहर है, यमुना नहर है या सरहिंद नहर है? इनमें से कौन सी नहर है जो सिंचाई के लिए सबसे लंबी नहर है? सिंचाई के लिए सबसे लंबी नहर है। इसकी बात करें तो ये सतलज नदी जो है, भाखड़ा का नागल जो डैम है उसके द्वारा जो नदी निकल रही है उसी पर उसको कैनल को बनाया गया है। उसी के पानी के द्वारा इसको कैनल को बनाया गया है। तो ये कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर जो है कैनल राजस्थान में सिंचाई के लिए सबसे बड़ी लंबी नहर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की आत्मा कहा है? भारत की हृदय और आत्मा कहा है? यानी जो भारतीय संविधान का दिल है और आत्मा है उसे किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक जो अधिकार है जिसमें मानव अधिकार है, 6 मानव अधिकार, उनको उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। वो किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 32 के द्वारा मानव के जो 6 अधिकार हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। इसी के बेसिस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत की आत्मा और हृदय संविधान को कहा है। इसको अनुच्छेद 32 को कहा है। ध्वनि तरंगे किसकी परिघटना नहीं दिखती? साउंड वेव डोंट हैव सो द फिनोमियन ऑफ, वो किसकी साउंड वेव है जिसकी परिघटना नहीं दिखती? हस्तक्षेप की, इंटरफेरेंस की, विवर्तन की, अपवर्तन की या ध्रुवीकरण की? यानी ध्रुवीकरण जो साउथ पोल जो पोल पर होती है वो वाली पोलराइजेशन, वो किसकी है? ध्वनि तरंगे किसकी परिघटना नहीं दिखती? तो परिघटना किसकी नहीं दिखती? ध्रुवीकरण की, यानी पोलराइजेशन जो होती है तरंगे उनकी परिघटना नहीं दिखती, ध्रुवीकरण वाली परिघटना नहीं दिखती। समूह में नीचे जाने पर क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या के लिए सामान्य प्रवृत्ति है, वो कौन सी है? अगर समूह में नीचे जाने की तरफ जो समूह है उसमें नीचे जाने की तरफ क्षार धातुओं की जो परमाणु त्रिज्या वो क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है? तो वो कौन सी है? यह बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है? तो समूह में नीचे जाने के लिए जब उसकी क्षार की धातु की त्रिज्या होती है वो सामान्य प्रवृत्ति से क्या होती है? यह बढ़ती है। जो सामान्य रूप से वह बढ़ती है, जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवजात शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है? जो नवजात शिशु यानी जो हाल ही में जन्म हुआ है तो उसके लिए कौन सा शिशु के लिए आहार सबसे अच्छा है, यानी अच्छा भोजन कौन सा है? उसके लिए अगर हम कोई नन्हा शिशु है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या होगा? पानी होगा, शुगर होगा यानी शुगर यानी चीनी शहद या दूध। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो भोजन माना जाता है वो क्या होता है? उसकी माताजी का दूध, जो सर्वोत्तम आदर्श भोजन है वो क्या है? दूध। वेदों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीकाकरण सियाना निम्नलिखित में से किसमें फला फूला है? तो वेदों का एक महत्वपूर्ण टीकाकार यानी वेदों के बारे में बताने वाला, वेदों के बारे में उल्लेखित करने वाला जो सियाना है वो निम्नलिखित में से किसके साम्राज्य में फला फूला है? तो किसके साम्राज्य में फला फूला है? विजयनगर साम्राज्य में, पांड्यन के में, होयसला के में या कार्तिकीय वंश के में? तो बात करें जो टीकाकार सियाना है वो विजयनगर साम्राज्य के काल में बना है। विजयनगर जो साम्राज्य है, अगर बात करें इस विजयनगर साम्राज्य की तो किसके? हरिहर जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जो विजयनगर साम्राज्य है हरिहर बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1336 में। 10 कंपनियों में भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया, जिसे सभी के लिए खोल दिया गया? जो कंपनी के भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो सभी जो थे उसके द्वारा वो उसका एक खोल दिया गया, सभी के लिए खोल दिया गया। वो कब खोला गया? जो अधिकार थे, जो कंपनी के लिए व्यापार के लिए अधिकार थे वो कब खोले गए? तो 1819 में, 1805 में, 1813 में या 1810 में?
या 1810 में। अगर बात करें जो कंपनी के व्यापार ने एकाधिकार खोने के बाद जब उसके लिए खोला गया तो 1813 में उसके लिए अधिकार खोले गए। 1813 में खोलने का काम किया गया। 1813 में खोलने का काम किया गया। सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नदी पर कौन सी नदी है जिस पर बना है? चंबली नदी पर है, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर या माही नदी पर? इनमें से कौन सी नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध पर बनी हुई है। और बात करें सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो किस नदी पर बनी हुई है? बताइए आप। सरदार सरोवर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति है वो कौन सी नदी के किनारे बनी हुई है? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका देश की दो महत्वपूर्ण विशेषता है। वो किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका वो किस सरकार की जो दो विशेषता है? वो कौन सी सरकार है जिसकी दो विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य में, उसके प्रस्तुतता के आधार पर होगा, और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है यानी निष्पक्ष न्याय देने का काम जो करेगी वो कौन सी सरकार होगी? सरकार का संघीय स्वरूप होगा, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप या सरकार का लोकतांत्रिक रूप। तो लोकतांत्रिक यानी जो जनता के द्वारा जो सरकार को चुनने का काम करता है, तो हम बताएंगे जो सरकार के द्वारा लोकतांत्रिक जो होता है, लोकतांत्रिक स्वरूप जो होता है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका उसी के दौरान होती है। दो स्रोतों में एल्यूमिनेटिंग शक्तियों की तुलना किसके द्वारा की जाती है? दो स्रोतों में एल्यूमिनेटिंग किसके शक्तियों के द्वारा तुलना की जाती है? तो कौन है? एक ध्रुवणमापी, एक फ्लक्स मीटर, एक फोटोमीटर, एक स्पेक्ट्रोमीटर। तो दो एल्यूमिनेटिंग शक्तियों को मापने का काम कौन सी करती है? फ्लक्सोमीटर जो होता है वो एल्यूमिनेटिंग के बीच की जो शक्ति है, दोनों के स्रोतों की शक्ति है, उसको मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फ्लक्सोमीटर के द्वारा। कैल्शियम सल्फेट में हेमीहाइड्रेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हेमीसल्फेट को किस नाम से जाता है? जो अगर आपने देखा होगा कैल्शियम सल्फेट जो होता है, अगर आपकी भावा टूट जाए तो उस पर जो पट्टी होती है उस पर उसका लेप किया जाता है। जो पट्टी होती है जो हार्ड हो जाती है उसी का इस पे लेप किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को सुंघाकर व्यक्ति को जो दिमाग में जाती जब ये गैस, तो उसके सोने का काम चलाने का जो काम करती है क्लोरोफॉर्म के द्वारा। अगर आपने देखा होगा फिल्मों में रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म डालकर सुंघाते हैं तो इसी का प्रयोग करता है, लेकिन वो इतना सीन नहीं होता कि 10 सेकंड में ही आदमी को सुला दे। 10-15 मिनट में ये काम करती है। चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम। कैल्शियम जो सल्फेट हेमीहाइड्रेट सामान्यतः जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जो जाना जाता है, जिसपे आप देखते हैं कि जो चोट वोट लगने के कारण जो हाथ टूट जाता है तो उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो किया जाता है, प्लास्टर। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डैश का संश्लेषण होता है। वो किसका संश्लेषण है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, आरएनए या डीएनए या लिपिड। तो इनमें से बात करें ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है? डीएनए के द्वारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो संश्लेषण करता है वो डीएनए का संश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए? किस मुगल बादशाह के नाम पर सबसे पहले सिक्के चलाए? तो कौन था? मोहम्मद शाही था, जहांदार शाही था, फर्रुखसियार था या जहांगीर था? किसके नाम पर सर्वप्रथम सिक्के चलाए वो कौन था? तो बात करें फर्रुखसियार के नाम पर सबसे पहले मुगल बादशाह के नाम पे उसने सिक्के चलाए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्के चलाए।
जो मुगल काल में जो आए थे, तो किसके काल में आए थे? 1608 में। पता 1608 में किसके शासन काल में आए थे? तो जहांगीर के शासन काल में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 क्रमिक चरणों के सिद्धांत को तैयार करने के वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों में सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? व्यापारीवाद, मुक्त व्यापार, व्यापारिक पूंजीवाद और वित्त साम्राज्यवाद। तो कौन थे जिन्होंने उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों में बांटने का काम किया, जिसमें एक व्यापारवादी था, एक मुक्त व्यापार था और दूसरा व्यापारिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। तो आर.पी. दत्त, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या सी.आर. दत्त, इनमें से कौन से थे जिन्होंने 3 चरणों में उपनिवेशवाद को, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटने का काम किया? तो कौन थे? कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटने का काम किया। कार्ल मार्क्स की अगर पुस्तक की बात करें, ये एक अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। अगर इनकी बुक बात करें जो बहुत पॉपुलर है, दास कैपिटल, सॉरी जो कार्ल मार्क्स है, उनकी पुस्तक क्या है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है? दास कैपिटल की पुस्तक क्या है? दास कैपिटल जो है उनकी पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन्होंने सर्वप्रथम जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत के जो जीडीपी, भारत की जो एक व्यक्ति की आय जो निकालने का काम सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, जिनके हिसाब से इन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपये निकाली थी। प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितनी निकाली? 20 रुपये। 20 रुपये दादा भाई नौरोजी की तरफ से 20 रुपये निकाली गई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा है जो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का, जो मैग्नीज खनिज है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा मैग्नीज का उत्पादक होता है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा है जिसने मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जो मध्य प्रदेश है वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मैग्नीज जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। सॉरी, एमपी, मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण के निर्माण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इस कौन से अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिकरण को जो है न्याय को चुनौती दी जा सकती है? वो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा हम दे सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? 343 के, 329 या 323 के, 323 ए या 343 सी या 343 का सी। तो हम बताएं तो जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत न्याय और प्रशासनिक को चुनौती दी जा सकती है, तो 323 का ए अनुच्छेद जो है उसके द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं प्रशासनिक और न्यायाधिकरण के दौरान। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? जो अगर आप बात करें वेबग्योर, यानी जो अगर आप प्रिज्म देखते हैं और उसमें से रोशनी को निकाला जाए तो उसकी 7 लेयर बनती है। तो उसमें कहा गया है कि 7 लेयरों में जो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? तो कौन सा है? हरी बत्ती है, लाल बत्ती है, वॉयलेट लाइट है या पीली रोशनी, जिसका अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है, यानी अपवर्तनांक बहुत ही अधिक होता है। बात करें जो वॉयलेट लाइट है, वॉयलेट लाइट का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, और सबसे कम कौन सा किसका होता है? लाल का। लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी है? लाल की, और सबसे कम वॉयलेट की। खाद्य और कृषि संगठन FAO
कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष है फूड अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण को खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के नेतृत्व करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो FAQ है, इसका जो केंद्रीय शाखा जो खाद्य और कृषि संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य और उसका संगठन कहाँ पर है? रोम इटली में है, या वियना में ऑस्ट्रिया में है, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, या लंदन UK में है। FAO का जो वो है कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वियना में, रोम में, जिनेवा में, इटली में, रोम में, वियना में, जिनेवा में या इटली में। तो बात करें इटली की, जो FAQ का जो संगठन है वो कहाँ पर है? इटली में, रोम के इटली के रोम में, सॉरी रोम के इटली में जो है अवस्थित है। जो खाद्य और कृषि संगठन है इसी के दौरान जब 1800 रोम जो इटली है उसी के संदर्भ में इसका मुख्यालय अवस्थित है, इसका मुख्यालय अवस्थित है। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोबितोरा अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, असम में है, या कर्नाटक में है, या कर्नाटक में है। तो जो पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में? असम में। जो पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? असम में। असम में एक और बात करें, जो काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो जानता है, एक सींग के गैंडे के लिए जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो भी असम में ही है, असम में ही है, एक सींग के गैंडे के लिए। ताऊ देवीलाल स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है? एक बहुउद्देशीय खेल परिसर है, बहुउद्देशीय खेल परिसर यानी बहुत सारे खेल इसमें खेले जा सकते हैं। जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वो कहाँ पर है? अगर आप जाने तो ताऊ देवीलाल एक हरियाणवी भाषा है, इसी के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ताऊ देवीलाल जो है स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। जो आप देखते हैं ज़्यादातर हरियाणा में क्या भाषा बोली जाती है? ताई और ताऊ के तौर पर। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में, हरियाणा में हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो OECD है, OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? आर्थिक जो सम्मेलन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में, बर्न स्विट्जरलैंड में, रोम इटली में, या न्यूयॉर्क USA में। तो कहाँ पर है? तो कहाँ पर अवस्थित है? पेरिस में है, रोम में है, या फिर बर्न में है, या न्यूयॉर्क में है। तो बात करें जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है जिसके द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और विकास के लिए संगठन, जो विकास का संगठन है जो विकास की दी जाती है, विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, वो किसके द्वारा, कहाँ उसका मुख्यालय? पेरिस के, फ्रांस में। जो फ्रांस के पेरिस है उसमें इसका मुख्यालय अवस्थित है, इसका मुख्यालय अवस्थित है। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? जो मनिका बत्रा प्लेयर है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस से है, या बास्केटबॉल से है। जो मनिका बत्रा है वो किस खेल की जानी मानी खिलाड़ी है? जो बैडमिंटन से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस से है। जो मनिका बत्रा है जो टेबल टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर है। बैडमिंटन की कौन है? साइना नेहवाल बैडमिंटन की। हॉकी, टेबल टेनिस या बास्केटबॉल। तो मनिका बत्रा किसकी है? टेबल टेनिस की प्लेयर है। भारत के किस राज्य में तिरोधा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तिरोधा थर्मल पावर प्लांट स्थित है, महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, गुजरात में है, या राजस्थान में है। जो तिरोधा थर्मल पावर प्लांट है जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, जो पावर प्लांट होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट होते हैं। अगर आपने देखा कि इस प्रकार की जो चिमनी होती है, इनमें से धुआं निकालता है। तो थर्मल प्लांट जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली में है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो कौन सी किस जगह पर है तिरोधा थर्मल पावर प्लांट? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तिरोधा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तिरोधा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का गठबंधन है।
ISA का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ऑफशोर गठबंधन का भारत द्वारा शुरू की गई 121 देशों का गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई में है, गुरुग्राम में है, हैदराबाद में है या नई दिल्ली में है? तो जो अंतरराष्ट्रीय उसके द्वारा कहाँ उसका मुख्यालय है? तो मुंबई में है, गुरुग्राम में है, हैदराबाद में है या नई दिल्ली में है। जो ISA का मुख्यालय जो भारत के द्वारा 121 देशों का गठबंधन है उसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। जिसका नाम पहले क्या था? गुड़गांव। गुड़गांव का ही नाम पुनः गुरुग्राम रख दिया गया है। उसके उपरांत गुड़गांव के उपरांत गुरुग्राम रखा गया। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन जिसका मुख्यालय किस स्थान पर है? जिसका मुख्यालय किस स्थान पर है? मैड्रिड में है, पेरिस में है, मैड्रिड में है, पेरिस में है, रोम में है या लंदन में है? या मैड्रिड है, लंदन, पेरिस या मैड्रिड? तो विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन संगठन तो किसका उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में। मैड्रिड में उसका जो मुख्यालय है मैड्रिड में है, मैड्रिड में है। उलसूर झील किस राज्य में अवस्थित है? उलसूर झील किस राज्य में अवस्थित है? उलसूर झील किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? जो उलसूर झील है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। जो उलसूर झील कहाँ पर है? कर्नाटक में। और जो कश्मीर की बात करें, जो वेरीनाग झील है, वेरीनाग झील कहाँ पर है? वेरीनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील कहाँ है? और वेरीनाग झील, वूलर झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और तमिलनाडु की कौन सी उलसर झील जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। विदेशिया किस राज्य की, विदेशिया जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया जो है, विदेशिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? फोक डांस है। तो किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया जो है उत्तराखंड का है, केरल का है, राजस्थान का है या बिहार का है? विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? और केरल का लोक नृत्य, राजस्थान का या बिहार का? तो जो विदेशी नृत्य है वो कहाँ का है? बिहार का। बिहार का जो नृत्य है वो क्या है? बिहार का जो नृत्य है विदेशिया। कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया जो नृत्य है, लोक नृत्य है वो कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। और विदेशिया बिहार का। 1793 में उनके जाने के बाद कॉर्नवालिस को किस वर्ष गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो 1793 में उसके जाने के बाद, कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1815, 1801, 1805, 1803। तो किसमें उसे नियुक्त किया गया? जो 1805 है, 1805 में कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जो नियुक्त कर दिया गया, 1805 में फिर से नियुक्त कर दिया गया। किसने कहा कि मुगलों के साथ मराठा की संधि मराठा साम्राज्य के लिए उदय का एक मैग्ना कार्टा है? तो किसने कहा? वो कौन था जिसने कहा था मराठाओं के साथ संधि करने का जो उदय है वो क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा कहा? सर जोनाथन सरकार ने, सर रिचर्ड मंदिर ने या सर रिचर्ड टेम्पल? सर रिचर्ड टेम्पल जो है, डॉक्टर सिन्हा या लोहार? तो कौन थे जिनके द्वारा ये कहा गया? तो कौन थे? सर रिचर्ड टेम्पल जो थे, सर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा कहा गया कि जो मराठा साम्राज्य का जो मुगलों और मराठा साम्राज्य को जो मैग्ना कार्टा का उदय होगा वो सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा। निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय मराठा की शक्ति अपने चरमों को मतलब अपने शीर्ष पर थी, अपने टॉप पर थी? तो वो कौन सा शासक था? इनके द्वारा जो ऑप्शन के द्वारा आप देखेंगे कि जो पेशवा के समय में सबसे अधिक बलवान था उस टाइम पर बालाजी बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या बाजीराव प्रथम? इनमें से कौन सा था जो मराठा साम्राज्य के अपनी शक्ति चरमोत्कर्ष थी? तो कौन से थे? बालाजी बाजीराव जो थे मराठा साम्राज्य के जो शक्ति है उसकी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मतलब उसकी जो क्षमता है, शक्ति क्षमता, वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, यानी उसने अपने आसपास के क्षेत्रों में अपनी पकड़ अच्छी बना ली। निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की और उन्हें पूर्व का बोनापार्ट कहा? जो एक
कथक हैं जिनके द्वारा कहा गया कि जो रणजीत सिंह है की तुलना नेपोलियन से की और उन्हें पूर्व का बोनापार्ट भी कहा गया। तो कौन थे? पार्सिवल स्पीयर थे, या विक्टर जैक मोटे थे, या जदुनाथ सरकार थे, या पीई रॉबर्ट थे, जो रणजीत सिंह को विलियम जो पूर्व का बोनापार्ट कहा गया पूर्व का बोनापार्ट कहा गया। तो किसके द्वारा कहा गया? वो कौन थे? विक्टर थे, पार्सिवल थे, या जदुनाथ थे, या पीई रॉबर्ट्स थे। वो कौन से थे? तो विक्टर जेके मोटे के द्वारा जो कहा गया, विक्टर जेके मोटे के द्वारा कहा गया कि रणजीत सिंह की जो तुलना उन्होंने नेपोलियन से की और उन्हें पूर्व का बोनापार्ट भी कहा गया। पूर्व का बोनापार्ट के दौरान कहा गया। नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह जो होता है नील की खेती के उपरांत जो नील विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 1859 में, 1863 में, 1866 में, या 1860 में? जो नील विद्रोह है वो कब हुआ? तो 1859 में जो हुआ, 1859 में नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में। 1857 में क्या हुआ? 1857 में जो पहली क्रांति हुई, जो सर्वप्रथम जो क्रांति हुई 1857 में। लेकिन जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन अधिकार है वो कौन से गत वर्ष के दौरान क्राउन के हाथों में चला गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा जो शासन है वो किसके हाथों में चला गया? महारानी के हाथों में, यानी क्राउन के हाथों में। क्राउन यानी जो क्राउन वो होता है ताज के हाथों में, जो राजा रानी धारण करते हैं, क्राउन के हाथों में चला गया। जब इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई तब वायसराय कौन था? जब भारत और इंग्लैंड के साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई तो उस टाइम पर कौन था जो जिसके द्वारा ये परीक्षा दौरान वायसराय कौन था जिसके शासनकाल के दौरान ये परीक्षा कराई गई? लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड लिंटन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड लॉरेंस था? तो किसके शासनकाल में यह परीक्षा कराई गई? तो कौन से वायसराय थे? लॉर्ड रीडिंग जो थे भारत और इंग्लैंड की परीक्षा सिविल सेवा परीक्षाओं के दौरान आयोजित की गई, इसके शासनकाल के दौरान लॉर्ड रीडिंग। अगर आप इसे याद करने का तरीका बताएं, जो रीडिंग है वो रीडिंग किस में की जाती है? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। तो रीडिंग करने का तरीका लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में है। बिहार और केटा में भूकंप निम्नलिखित में से किसके वायसराय के काल के दौरान हुए थे? बिहार और केटा में भूकंप, जब बिहार और केटा में भूकंप आए तो उस टाइम पर जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवल, विलिंगटन, हार्डिंग, या रिपोज। तो किसके शासनकाल में बिहार में केटा के भूकंप को जो आए वो कौन थे? लॉर्ड वेवल थे, वेलिंगटन थे। जो लॉर्ड वेलिंगटन थे उनके शासनकाल में बिहार और केटा में भूकंप जो आए थे लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल के दौरान आए। फॉक्स इंडिया बिल किस वर्ष पेश किया गया? फॉक्स इंडिया बिल था वो कौन से वर्ष पेश किया गया? फॉक्स इंडिया बिल कौन से वर्ष पेश किया गया? 1799, 1783, 1780, या 1799? जो फॉक्स इंडिया बिल है वो कब पेश किया गया? 1883 में। 1883 में फॉक्स इंडिया बिल पेश किया गया। 1883 में पेश किया गया, 1783 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था की? दोहरी सरकार यानी जो केंद्र और प्रांतों में सरकार प्रस्तावित करने का काम 1719 में जब हुआ कि केंद्र और राज्य में द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित की, उसी के दौरान जो अधिनियम पहला अधिनियम जो आया वो अधिनियम दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित करेगा। वो कौन सा था? 1784 था, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1773 का विनिमय अधिनियम? तो कौन सा था जिसके दौरान दोहरी सरकार आई? पीस इंडिया एक्ट 1784 के दौरान, दोहरी सरकार की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है?
जो भारत सरकार की एक अधिनियम परिषद के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, 1853 का चार्टर अधिनियम, जो भारत सरकार की बेहतर के लिए अधिनियम लाया गया, वो कौन सा अधिनियम था? तो कौन सा था? 1892 का, 1853 का, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 यानी भारत सरकार अधिनियम 1861। 1861 जो यहाँ पर दिखना है, तो 1861 जो भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें भारतीय सरकार अधिनियम 1892 में, 1853 चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो 1858 का जो भारतीय सरकार अधिनियम था, उसी के दौरान भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा? 1858 का। इसी के दौरान शासनकाल किसके हाथों में चला गया? रानी के हाथों में, क्राउन के हाथों में शासनकाल चला गया। जो 1857 की क्रांति का जो मुख्य नियुक्त है, जिसके द्वारा 1857 क्रांति किसके द्वारा गढ़ी गई? तो मंगल पांडे के द्वारा। मेरठ में उनके गोली जो है उसमें भैंस, गाय और सूअर की चर्बी के मिलाने के कारण यह सामने आई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।